नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सतलज ऑन 3 sides एंड पाक ऑन 4th, पंजाब्स लास्ट विलेज लाइज मरूंड। तो क्या है, अभी फ्लड्स आए, आप सभी को पता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो मोहर जमशेर विलेज इन फजिल्का डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे फजिल्का डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब में, वो पूरा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू राइजिंग फ्लड वाटर्स ऑफ द सतलुज रिवर। कौन से रिवर का? सतलज रिवर का। जो विलेज है वो सराउंडेड है तीनों साइड्स में बाय सतलज एंड ऑन द 4th साइड बाय पाकिस्तान, कटिंग इट ऑफ फ्रॉम रोड एक्सेस। अब आते हैं अपन, ये देखो मैप देखो, तो यहाँ पे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है। तो कौन कौन सी? इंडस, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी और झेलम। ठीक है, तो ये पूरे इंडस रिवर बेसिन है। फिर आते हैं हम की हाइलाइट्स में। तो जो फजिल्का डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर करता है पाकिस्तान को और साउथ वेस्टर्न पंजाब में लाई करता है। सतलज रिवर की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब और ये एंटर करती है इंडिया में फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और यदि पास का नाम पूछेगा तो कौन सा पास है? शिपकीला पास, इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है कि फ्लड्स इन सतलज वर्सन ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम भाखरा नंगल डैम। तो क्यों ख़राब हो? जो फ्लड्स आए हैं उसकी कंडीशन और इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि भाखरा नंगल डैम में फ्लड्स आए हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर मरूंड। और कौन कौन से विलेजेस जो मरूंड हुई है वो कौन कौन सी? तो आसाम में ब्रह्मपुत्र फ्लड्स के कारण बहुत सारे विलेजेस ख़राब हुई है और बिहार में कोसी रिवर फ्लड्स के कारण। नेक्स्ट इज लुकिंग बैक एट 100 years ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। तो जो ईयर 2025 है वो मार्क करता है सेंटेनरी ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसको 100 साल हो गए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ईवी रामास्वामी पेरियार ने शुरू किया था 1925 में। ये इंपॉर्टेंट है ना, ईवी रामास्वामी पेरियार। फिर आते हैं हम द मूवमेंट एम टू चैलेंज कास्ट हायरार्की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कास्ट हायरार्की को चैलेंज करना, पेट्रियार्की को चैलेंज करना और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को, वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। साथ ही साथ क्या प्रमोट करना? सोशल जस्टिस और रेशनलिज्म। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो पेरियार ने लॉन्च किया तमिल वीकली कुदी अरासू। ये इंपॉर्टेंट है, क्या लॉन्च किया? कुदी अरासू इन 1925। और उससे क्या प्रोपोगेट किया कि यही जो अपना उनका ऑब्जेक्टिव है उसको प्रोपोगेट किया। फिर किस में फोकस किया? एंडिंग कास्ट बेस्ड ऑपरेशन में, क्वेश्चनिंग पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस और प्रमोटिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, रेशनलिज्म और इक्वालिटी। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हैं तो पेरियार ईवी रामास्वामी है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। उनकी टाइमलाइन क्या थी? 1879 से 1973। अब आते हैं अपन जस्टिस पार्टी की तरफ, 1916। तो ये फर्स्ट नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल पार्टी थी साउथ इंडिया में और इट इज़ प्रीकर्सर टू द्रविडियन पार्टीज़। और ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, जैसे सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फूले ने लीड किया था महाराष्ट्र में 1873 का। फिर वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 का जो केरला में हुआ, जिसको सपोर्ट किया था पेरियार ने अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस इन टेम्पल्स। और फिर कुदी अरासू, विडुथलाई एंड पागुथरावी, ये क्या है? ये की पब्लिकेशंस हैं जिनको पेरियार ने पब्लिश किया था रेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुदी अरासू। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोएशियन विलेज ब्रेक्स रिकॉर्ड विथ 3 किलोमीटर स्ट्रूडल चेन। तो क्रोएशिया एक कंट्री है, वो उसकी जो एक विलेज है जस्कोवो। तो अब देखो विलेज का नाम याद नहीं रखना है, बस कंट्री याद रख लो कि उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय बेकिंग अ स्ट्रूडल चेन मेजरिंग 3136 मीटर्स ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल स्ट्रूडल फेस्ट। तो यहाँ पे वो स्ट्रूडल फेस्ट होता है, उसमें उन्होंने बेक किया है 3136 मीटर लंबा एक चीज़। अब इसमें और रिकॉर्ड्स ये सब याद नहीं रखना है, इट इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, तो कट करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है स्वीडन्स रेयर अर्थ माइनिंग प्लान्स रिस्क द लाइव्स ऑफ 20,000 सामी रेंडियर हर्डर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पूछ सकता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो स्वीडन में क्या है? रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग हो रही है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो स्वीडन प्लान्स टू एक्सपैंड द रेयर अर्थ माइनिंग एट लुओसवारा माउंटेन। कहाँ पे? किरूना करके जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये माइनिंग के लिए बहुत फेमस है किरूना। तो ये होम कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे? सामी रेंडियर हर्डर्स रहते हैं काफ़ी दिन से, जैसे अपने यहाँ ट्राइब्स रहते हैं ना अलग अलग, वैसे ये वहाँ के हैं। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द पीर गीजर डिपॉजिट, यूरोप्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट। तो ये लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट है यूरोप में, विच कैन रिड्यूस EU डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो यूरोपियन यूनियन के डिपेंडेंस को कम कर सकता है चाइना में। अब इसमें देखते हैं कि जो सामी लोग हैं ये इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं और डिपेंडेंट है रेनडियर हर्डिंग पे अक्रॉस नदर्न स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया। तो ये कौन कौन से एरिया में रहते हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया। माइनिंग थ्रेटन कर रही है इनके माइग्रेशन रूट को, माइग्रेशन रूट ऑफ रेंडियर, फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल सर्वाइवल। जो पीर गीजर माइन है दैट कुड सप्लाई यूरोप्स रेयर अर्थ नीड्स इन द 2030s। कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है? LKAB। तो ये किरूवारा एक्कीताला ब्लॉग और ये स्वीडन की स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी है।
सामी पार्लियामेंट और जो कम्युनिटी लीडर्स है वो अपोज कर रहे हैं माइनिंग को, साइटिंग लॉस ऑफ इंडिजीनियस राइट्स। की फैक्ट्स में आते हैं हम, तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें 17 एलिमेंट्स है जो क्रिटिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और ईवी बैटरीज के लिए एंड डिफेंस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन क्रिटिकल रॉ मिनरल्स एक्ट है जो एम करता है इंश्योर करने के लिए सिक्योर सप्लाई ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। फिर सामी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अराउंड 1 लाख हैं जो अक्रॉस स्कैंडिनेविया और रशिया के अक्रॉस स्प्रेड है। यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है अभी सामी कल्चरल राइट्स अंडर द UNDRIP, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2007। फिर इंडिया की बात करते हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो मोनाजाइट सैंड्स में मिलते हैं, केरला में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। एक्सट्रैक्टेड मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। फिर ग्लोबल इंडिजीनियस मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टैंडिंग रॉक सियोक्स प्रोटेस्ट है, USA 2016 का है ये, और किसके लिए हुआ था, डकोटा एक्सेस पाइपलाइन है ना, उस टाइम बहुत न्यूज़ में था डकोटा रूट, ठीक है। फिर अमेजन ट्राइब रेजिस्टेंस है जहाँ पे माइनिंग और वहाँ पे जनरली ना गोल्ड मिलता था अंदर, ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट में, जो अमेजन फॉरेस्ट है ना वहाँ पे। नेक्स्ट इज मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह फेलिसिटेट्स स्टूडेंट विनर्स एट इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड IESO 2025 चाइना। तो टीम इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और थर्ड प्राइज़ मिला है IGYM रिपोर्टर कैटेगरी में 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड को, जो जिनजिंग में हुआ था चाइना में 8 से 16 अगस्त 2025 के बीच में। जो इंडियन टीम है उसको फैसिलिटेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। इसमें विनर्स कौन कौन है, रेयांश गुप्ता है, चारुव्रत बेंस है, अपाम निधि पांडे है और प्रियांशी घगास है। तो अब इसमें अपन को नाम याद नहीं रखना है, हम डायरेक्ट आते हैं कि IESO क्या है। तो ये 2003 में फाउंड हुआ था, इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है 2007 से, और इंडिया ने होस्ट किया था 10th एडिशन जो 2013 में हुआ था मैसूर में। और कौन कौन से ओलंपियाड में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजिकल ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड, इन सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इंडिया ने होस्ट किया है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2016 में भुवनेश्वर में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, विस्तीर्णा पैरोर, अ म्यूजिकल वॉयज अक्रॉस ब्रह्मपुत्रा टू सेलिब्रेट डॉक्टर भूपेन हजारिकाज बर्थ सेंटेनरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, उसने लॉन्च किया है विस्तीरा पैरोर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम भी याद रखोगे तो पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये बेसिकली म्यूजिकल वॉयज है अक्रॉस सदिया टू धुबरी। याद है ना कि इस ब्रिज का ही नाम अपन ने रखा था भूपेन हजारिका ब्रिज। तो 8 सितंबर 2025 को गुईजन डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होगी टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी, 100 साल हो गए उनके बर्थडे को, और भारत रत्ना डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो ये कौन है, भारत रत्ना अवॉर्डी भी हैं। जो कल्चरल वॉयज है ये इट इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हजारिकाज आइकनिक सॉन्ग विस्तीरा पैरोर, जो सिम्बलाइज करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर को एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमैनिटी एंड कल्चरल सॉलिडारिटी। तो उसको सिम्बलाइज करती है कि ये कैसा है, ह्यूमैनिटी और कल्चरल सॉलिडारिटी को सिम्बलाइज करती है। जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसमें आर्ट एंड क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं डॉक्टर हजारिका पे, फोक डांसेस होते हैं जैसे मोरान, मोटोक, टी ट्राइब, सोनोवाल कचारी, देवरी और गोरखा कम्युनिटी। फिर ट्रिब्यूट्स जो है आर्टिस्ट को वो कौन कौन से, सुनीता भूयान खूंट, ध्रुबा ज्योति पुकान, अमृत प्रीतम, लोहित गोगोई, सैयद सादुल्ला एंड अनूप जलोटा। तो ये सब आर्टिस्ट ट्रिब्यूट देंगे उनको, ठीक है। की फैक्ट्स के बारे में आते हैं हम, तो जो भूपेन हजारिका है उनको बोला जाता है सुधा कांता और द बार्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 2019 में। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो 916 किलोमीटर तक बहती है इंडिया में, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है अक्रॉस तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, 3 कंट्री में, ठीक है। इंडिया में 111 नेशनल वाटरवे है एज़ पर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, और जो नेशनल वाटरवे है नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर में वो सादिया से दुबरी तक है 891 किलोमीटर, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वाटरवे है। आसाम अभी G20 कल्चरल इवेंट्स होस्ट करता रहता है, शोकेसिंग ब्रह्मपुत्रास रोल इन रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है ये वाला प्रीलिम्स पॉइंट। यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स खत्म हुए, अब हम मेंस में आते हैं। तो मेंस में सबसे पहले है अ डबल एज्ड टेरिफ। तो बेसिकली देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप क्या करो, जैसे जब कोई भी आर्टिकल्स रिपीटेड आते हैं ना, तो आप बेसिकली 1-2 आर्टिकल देख के ना उसके प्लस, उसके माइनस, उसका कंटेक्स्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट प्लस माइनस और वे फॉरवर्ड, ये चार चीज़ लिख के ना अपना वो टॉपिक एंड कर दिया करो।
तो आप सभी को पता है कि हम टैरिफ वाला आर्टिकल आज कम से कम 10वीं या 11वीं बार पढ़ रहे हैं। तो आप फटाफट आप इसको क्या करिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके प्लस माइनस इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड कंटेक्स्ट लिख के एंड कर दो, फिर जब भी एडिटोरियल आएगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है कि यूएस ने एडिशनल 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है जो इफेक्टिव है 27 अगस्त 2025 से, और रेस करती है टैरिफ बर्डन को अंडर सेक्शन 232। कौन से सेक्शन में? 232 सेक्शन में ऑफ द यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। जो मूव है वो इम्पैक्ट करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को सीवियरली, स्पेशली इन गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड लेदर गुड्स। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो इंडियन इम्पैक्ट क्या है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो यूएस में, स्पेशली गारमेंट्स, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर गुड्स फेस टैरिफ एक्सीडिंग 60%। तो उनको काफ़ी ज़्यादा टैरिफ फेस करना पड़ता है जो 60% से भी ज़्यादा है। जो अपैरल सेक्टर है विच इज़ एक्सपैंडेड इनटू यूएस कम्पीटिंग विथ वियतनाम एंड बांग्लादेश विल फेस लॉसेस। फिर मेड इन इंडिया जो टेक्सटाइल है वो प्रेजेंट करती हैं यूएस रिटेलर्स लाइक बनाना रिपब्लिक, मैसीज एंड गैप विल लूज कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्टर्स अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं विथ प्री एम्प्टिव परचेजेस बाय यूएस बायर्स ओनली ऑफरिंग टेम्पररी रिलीफ। फिर यूएस डोमेस्टिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, जो टैरिफ्स हैं आर इन्फ्लेटिंग द प्राइजेस ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स। इन्फ्लेशन वर्सन कर रहा है प्री टैरिफ इन्वेंट्रीज को, और सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स आर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हिट है। जनरल मोटर्स ने रिपोर्ट किया $800 मिलियन इन लॉसेस, और टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, कनाडा, जापान और ईयू वो एस्केलेट हो रहे ट्रेड टेंशंस के कारण। फिर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो ट्रंप यूज़ कर रहे टैरिफ को एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज के जैसे नेगोशिएशन, अब्रॉड नेगोशिएशन करने में फॉरेन कंट्रीज़ में, और उनकी जो अप्रोच है वो लिंक करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को विथ फॉरेन पॉलिसी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रिटेलिएशन है यूक्रेन रिलेटेड टेंशंस का रशिया से, उसका इम्पैक्ट भी दूसरे देशों पर पड़ रहा है। फिर टैरिफ अंडरमाइन कर रही है यूएस के सप्लाई चेन को, बट आर पॉलिटिकली फ्रेम्ड एज मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ। फिर इंडियन स्ट्रैटेजी कंसर्न्स की बात करते हैं तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है सर्विसेज का, मेनली आईटी एंड सॉफ्टवेयर, वर्थ $150 बिलियन एनुअली आर नॉट इफेक्टेड एंड आर नॉट टैरिफ बाउंड, और ये टैरिफ बाउंड भी नहीं है। इंडिया मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रैग्ड इनटू रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिटिक्स, तो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। फिर सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द यूएस मस्ट कंटिन्यू विदाउट अंडरमाइनिंग सेक्टोरल इंटरेस्ट, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए विदाउट अंडरमाइनिंग सेक्टोरल इंटरेस्ट। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इंडिया के लिए क्या है कि हमको डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को बियॉन्ड यूएस, जिससे हम मिनिमाइज़ कर सके डिपेंडेंसी को। स्ट्रेंथन करना है एफटीए नेगोशिएशंस को विथ ईयू, यूके एंड आसियान फॉर न्यू मार्केट्स। फोकस करना है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में एंड सेक्टर्स लेस वल्नरेबल टू टैरिफ हाइक्स। एनहांस करना है डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एमएसएमई सपोर्ट, और लोअर करना है प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर यूएस इंडिया रिलेशंस की बात करते हैं तो मेंटेन करना है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट डिस्पाइट टैरिफ डिस्प्यूट्स। यूटिलाइज करना है प्लेटफॉर्म्स लाइक WTO एंड प्लूरिलेटरल फोरम्स, जिससे हम कंटेक्स्ट कर सके अनफेयर टैरिफ मेजर्स को। फिर बिल्ड करना है कोएलिशंस विच अदर अफेक्टेड नेशंस जैसे EU, जापान, कनाडा टू नेगोशिएट कलेक्टिवली। ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे तो पुश करना है रिफॉर्म्ड रूल्स के लिए WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। एनकरेज करना है मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस को फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी और फेयर टैरिफ प्रैक्टिसेस। तो ये हुआ हमारा ट्रेड वाला टॉपिक खत्म, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल था। यदि आपको इससे नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो, ये पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू दिस आर्टिकल, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एडिटोरियल में, द कंसाइंस कीपर। तो अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिफ्यूज़ किया है उमर खालिद के बेल को और अदर्स जो 2020 राइट्स केस दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में फंसे हुए थे। तो डिस्पाइट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, जुडिशरी रीअफर्म्ड इट्स रोल ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर। तो जुडिशरी ने क्या अपहोल्ड किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कितने अच्छे तरीके से निभाती है। अब जुडिशरी का क्या रोल है इसमें देखा जाए तो जुडिशरी सेफगार्ड्स लिबर्टी व्हेन लॉज आर मिसयूज। तो जब क्या होता है, लॉज मिसयूज़ किए जाते हैं, उस टाइम जुडिशरी सेफगार्ड करती है लिबर्टी को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट 2015, रीअफर्म करना प्राइवेसी को इन पुट्टास्वामी 2017, डीक्रिमिनलाइज करना सेक्शन 377 को जो 2018 का है। इसका जो मैंडेट है इज़ गाइडेड नॉट बाय प्लूरलिटी बट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किससे गाइडेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से। सेलेक्टिव फेथ होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, सेलेक्टिव फेथ होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में। यदि सेलेक्टिव फेथ नहीं होता है तो वो अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को, और सिटीजन्स मस्ट ट्रस्ट वर्डिक्ट्स इवन व्हेन इनकन्वीनियंट। फिर अंबेडकर का विजन क्या था कि इन इज फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीच अंबेडकर ने वॉर्न किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज कल्टिवेटेड नॉट इनेट। उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पहले से नहीं रहती, आपको कल्टिवेट करना पड़ता है। ट्रू डेमोक्रेसी रेस्ट करती है बोथ राइट्स एंड डिसिप्लिन में और रिस्पेक्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को।
ही अपोज्ड बाईपासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर पॉलिटिकल गोल्स। तो पॉलिटिकल गोल्स के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को बाईपास किया। पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए, जैसे कई लोग बोलते थे कि आप बाईपास कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, उन्हें बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द टॉप प्रायोरिटी। फिर कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट की बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो एम करता है प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़, और इसको देखा जाता है एक एग्जाम्पल की तरह ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करते हैं, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट, जाकला जाफरी केस 2022 का, वो रिफ्लेक्ट करता है जुडिशरी के रेजिलियंस को डिस्पाइट पब्लिक क्रिटिसिज्म। फिर नेक्स्ट इज जुडिशरी कैन नॉट सॉल्व एवरी इशू बट एक्ट्स एज कंसाइंस कीपर ऑफ डेमोक्रेसी। तो किसके जैसे एक्ट करता है वो, कंसाइंस कीपर ऑफ द डेमोक्रेसी। अब आते हैं अपन वे फॉरवर्ड में। तो जुडिशरी क्या कर सकती है, तो इट मस्ट कंटिन्यू टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इवन इन पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड द स्पीड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस टू रीइंफोर्स पब्लिक ट्रस्ट। और अभी नीड है कि हम एक्सपैंड करें एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू लीगल एड एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। सिटीजन्स के लिए क्या हो सकता है कि उनको कल्टिवेट करना चाहिए नॉन सेलेक्टिव फेथ इन इंस्टीट्यूशंस इवन व्हेन वर्डिक्ट्स आर अनपॉपुलर। एनकरेज करना चाहिए सिविक लिटरेसी को ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जिससे हम रिड्यूस कर सके ससेप्टेबिलिटी टू पॉपुलिस्ट नरेटिव्स। गवर्नेंस के लिए क्या है कि हमको अवॉइड बाईपासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस। पॉलिटिकल एक्टर्स मस्ट रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशनल चेक्स। तो हमको क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल चेक्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथन करना है मैकेनिज्म्स ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी विदाउट अंडरमाइनिंग इंडिपेंडेंस। प्रमोट करना है डायलॉग बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जिससे हम इंश्योर कर सके बैलेंस ऑफ पावर। तो ये हुआ, हमने देखा गवर्नेंस के लिए क्या करना है, सिटीजन्स के लिए क्या करना है, जुडिशरी के लिए क्या करना है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जो आज हम तीनों एडिटोरियल कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एडिटोरियल है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेट निकोबार के पास एक प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो अभी क्या है, 72,000 करोड़ रुपीज़ का ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है, जिसने कंसर्न्स पार्क किए ओवर द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस ट्राइब्स और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ये थ्रेटन भी करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिक इकोसिस्टम्स को while being pushed without adequate deliberation और लीगल कंप्लाइंस। की हाइलाइट्स की बात करते हैं, जो ट्राइबल कंसर्न्स हैं वो क्या क्या है। ट्राइबल कंसर्न्स की बात करते हैं तो आइलैंड है वो होम है टू निकोबारीज एंड शॉम्पेन, जो एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। जो प्रोजेक्ट एरिया है वो ओवरलैप करता है एंसेस्ट्रल विलेजेस ऑफ निकोबारीज के साथ, जो परमानेंटली डिस्प्लेसिंग देम आफ्टर अर्लियर सुनामी रिलेटेड इवैक्यूएशन। तो सुनामी रिलेटेड इवैक्यूएशन के बाद उनको परमानेंटली डिस्प्लेस कर रहा है प्रोजेक्ट। द शॉम्पेन विल लूज एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड लैंड्स, जो क्रूशियल है उनके सोशो इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। फिर आर्टिकल 338A की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो रिक्वायर करता है कंसल्टेशन विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच आर बाईपास्ड। फिर जो ट्राइबल काउंसिल के ऑब्जेक्शंस हैं, दे वर डिसरिगार्डेड एंड देयर रिवोक्ड कंसर्न लेटर हाईलाइट्स प्रोसीजरल मैनिपुलेशन। फिर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल वॉलेशंस की बात करते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है अंडर 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो इग्नोर कर रहा है ट्राइबल स्टेक होल्डर्स को। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात करते हैं तो वो एम्पावर कर रहा है शॉम्पेन्स को इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दैट वाज वायलेटेड। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ 1A जो रेस्ट्रिक्शंस है उसने ओवरलुक करा है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ टर्टल नेस्टिंग साइट्स एंड कोरल रीफ्स। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं, they are highlighting ecological sensitivity that were disregarded. Environmental concerns की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में लीड टू कटिंग डाउन 8.5 लाख टू 58 लाख ट्रीज, डिस्ट्रॉइंग ओल्ड ग्रोथ रेन फॉरेस्ट। तो क्या चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओल्ड ग्रोथ रेन फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है जो हरियाणा में इज इकोलॉजिकली मीनिंगलेस एंड अंडरमाइंड फर्दर बाय माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन डेजिग्नेटेड लैंड। जो प्रोजेक्ट है वो रिस्क कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स को फॉर ड्यूगोंग्स, निकोबार मकाक्स एंड सी टर्टल्स। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स हैं वो फ्लॉड है, जैसे टर्टल सर्वेज इन ऑफ सीजन, ड्रोन्स यूज्ड फॉर ड्यूगोंग्स इन शैलो वाटर्स। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, जो निकोबार है वो लाई करता है सीस्मिकली एक्टिव अर्थक्वेक प्रोन जोन में। जो 2004 का सुनामी है उसने कॉज किया परमानेंट लैंड सब्सिडेंस ऑफ 15 फीट, और जो रिसेंट 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है जुलाई 2025 में वो हाईलाइट कर रहा है परसिस्टेंट रिस्क मेकिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली अनसेफ। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि
कि ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर करना है कंप्लाइंस विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कंसल्टेशन। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 338A, एंड ट्राइबल काउंसिल के जेन्युइन कंसेंट लेना है। सेफगार्ड करना है पीवीटीजी के राइट्स को अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और इम्प्लीमेंट करना है शॉम्पेन पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट। प्रोवाइड करना है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टू डेवलपमेंट दैट डू नॉट अपरूट इंडिजीनियस कल्चर। एनवायरमेंट के लिए हमको क्या करना है, कंडक्ट करना है इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट्स विद साइंटिफिक रिगर। स्ट्रेंथन करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ नॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैंडेट्स। एक्सप्लोर करना है डिसेंट्रलाइज्ड एंड इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेदर देन मेगा प्रोजेक्ट्स। गवर्नेंस के लिए क्या करना है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अकाउंटेबिलिटी इन प्रोजेक्ट क्लियरेंस प्रोसेसेस, जिससे हम अवॉइड कर सके मैनिपुलेशन ऑफ रेगुलेटरी सेफगार्ड। अडॉप्ट करना है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो अलाइंड रहे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ। और फॉस्टर करना है कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, इंश्योर करते हुए बोथ ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।